क्या लिखते हैं, स्टोमक, है ना, स्टमक, STOMACH ऐसे करके स्पेलिंग होती है इसकी। अच्छा, स्टोर मतलब क्या होता है, स्टोर वर्ड्स कम फ्रॉम स्टोर, स्टोर वर्ड कम्स फ्रॉम स्टोर, आपको नहीं लगता स्टोर वर्ड्स कम फ्रॉम स्टोर? स्टोर मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को आप थोड़ी देर के लिए क्या कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, यानी जमा कर रहे हो। तो यहाँ पर हम लोग स्टमक का मेन फंक्शन क्या है, देखो स्टमक का आपके पेट का मेन फंक्शन क्या है। सबसे पहला मेन फंक्शन यही है कि आप जो चीज़ ग्रैब कर रहे हो या खा रहे हो उसको वो क्या करता है, स्टोर करता है। सबसे पहला फंक्शन तो इसका यही है। दूसरा फंक्शन है कि ये हेल्प करता है किस प्रोसेस में, एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन प्रोसेस में वो क्या करता है, हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। आएगा समझ में? तो ये पहले अगर कोई पूछे कि क्या है इसका मेन फंक्शन, की स्टमक क्या है, तो स्टमक एक मस्कुलर वेग है जिसकी लंबाई होती है लगभग 25 सेंटीमीटर, तो ये 25 सेंटीमीटर। तो उसमें क्या है, उसका फंक्शन क्या है कि स्टोर करना, आप जो चीज़ें खा रहे हो पी रहे हो उसको क्या करता है, स्टोर करता है। हम कल आपसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछे थे कि क्या आप ये चीज़ें पता लगाना कि आप कोई भी चीज़ पहले खाते हो तो वो कितने देर में आपके स्टमक में आ जाता है, तो कितने देर में आता है, नॉर्मल फूड बताओ। हाँ क्या, 5 से 8 3 से 6 ठीक है, 5 से 6 सेकेंड, 3 सेकेंड तो नहीं होगा, 5 सेकेंड ले लो, हाँ एप्रॉक्स, आप जो भी वर्ड बोलो एप्रॉक्स, क्योंकि देखो सबका वैल्यू अलग अलग हो गया, लेकिन यहीं पर एक कॉमन टर्म होता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, एप्रॉक्स। एप्रॉक्स बोलो तो सब सही है, लेकिन हाँ आप कम से कम 5 से 6 सेकेंड आप बोल सकते हो। और अगर हम बोले कि कोई इंटेक यानी हम लोग पीने वाला अगर कुछ कर रहे हैं, ड्रिंक ले रहे हैं, तो 2 से 3 सेकेंड है ना, ये एप्रॉक्स, ये चीज़ें याद रखना। तो गुड, आप लोग ये वर्ड अच्छा लगा। अब देखो हम यहाँ पर क्या है, कोशिश किए हैं कि इसमें बहुत सारी बातें, बहुत सारे, ये सार है। अब देखना इसको एकदम रख लेना यहाँ पर। अब देखो हम कोशिश किए कि सारे फिगर्स को अलग अलग एडजस्ट करने का। तो पहला जो फिगर है आप देखो स्टमक है। अब स्टमक का जो आप फिगर देख रहे हो सबसे पहले, तो वो फिगर आपका क्या लग रहा है, कुछ जे शेप स्ट्रक्चर लग रहा है, जे शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब उसके बाद हो जाता है कि ये पाया कहा जाता है। तो अगर आप बोलोगे सबसे पहले पाया कहा जाता है, तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग 9 एब्डोमिनल रीजन होता है ना आपका, जो यहाँ पर ये जो 9 एब्डोमिनल रीजन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, ये जो आपका डायफ्राम रीजन है, डायफ्राम रीजन से फिर यहाँ तक ये क्या हो जाता है आपका एब्डोमिनल रीजन। ये जो पूरा रीजन हो जाता है वो किस में आ जाता है, एब्डोमिनल रीजन में आता है। अब एब्डोमिनल रीजन में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, अगर एक बार चर्चा कर ही लेते हैं, तो ये जो पहला रीजन है ये क्या है आपका, राइट साइड को पहले तो हम लोग ये क्लियर कर देते हैं, ये राइट साइड है और ये आपका लेफ्ट साइड है। तो ये वाला जो भी होगा वो आपका राइट साइड होगा, और ये जो भी होगा आपका लेफ्ट साइड होगा, ये हो गया आपका राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। तो ये राइट हाइपोकॉन्ड्रिक है, तो ये क्या होगा, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक हो गया। नेक्स्ट ये वाला बीच वाला रीजन इज एपिगैस्ट्रिक, बीच वाला रीजन इज एपिगैस्ट्रिक, ये दिस रीजन इज लंबर, राइट लंबर रीजन। तो ये हो जाएगा आपका क्या है, लंबर रीजन। और ये बीच वाला क्या होगा, अम्बिलिकल रीजन। और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, राइट एलिक रीजन। और ये भी क्या हो गया, लेफ्ट इलिक रीजन। और ये बीच वाला हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, ये क्या होगा, हाइपोगैस्ट्रिक। अब जिसको नहीं समझ में आया वो टेंशन मत लेना, क्योंकि हम लोग एक बार ये पूरा चर्चा बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत डीपली पढ़ेंगे। ये छोटा सा टॉपिक है नहीं, बहुत बड़ा है, लेकिन आज हमारा टॉपिक क्या है, स्टमक है। तो आज हम लोग फोकस इसी पे करेंगे। तो हम बस एक छोटा सा ये चीज़ें बताए हैं कि ये आपका हो गया राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, ये हो गया लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, ये हो गया एपिगैस्ट्रिक रीजन, है ना, और ये हो गया अम्बिलिकल रीजन, और ये हो गया राइट एलिक रीजन। अब हम ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमको बताना है एडजस्टमेंट, कि आपका फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट आपका कहाँ पर होता है, स्टमक। तो ये एक सिंपल सवाल बात है कि यहाँ से जो आपका जो फूड पाइप है यानी एसोफेगस है वो यहाँ पर आता है, यहाँ पर आते आते ऐसे करके और फिर ऐसे मुड़ जाता है, राइट। तो अगर कोई पूछे कि आपका जो एब्डोमेन है वो एब्डोमेन बोलते सॉरी आपका जो स्टमक है, स्टमक कहाँ पाया जाता है, तो आप बोल सकते हो कि ये 3 रीजन में पाया जाता है। ये टोटली डिपेंड तो आप पे कर रहा है ना कि आगे वाले और क्वेश्चंस क्या कर रहा है। लेकिन अगर कोई मेनली पूछे कि कहाँ पाया जाता है, तो आप बता सकते हो कि एपिगैस्ट्रिक रीजन में पाया जाता है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में पाया जाता है, और अम्बिलिकल रीजन। अगर आपको और डिटेल्स में बताना है, और डिटेल्स में पूछ रहे हैं, तो
डिटेल्स में आप बताइए कि यहाँ पर आप देखो एपिगैस्ट्रिक रीजन, तो बेसिकली ये इतना रीजन है वो आपका एपिगैस्ट्रिक का रीजन है। ये इतना रीजन जो है ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर पूरा का पूरा हम नहीं डाले हैं, ये इतना डाले, तो ये रीजन कहाँ पर हो जाएगा, ये दिस पार्ट कहाँ पर आ जाएगा आपका लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में आ जाएगा। और जो ये लोअर वाला पार्ट है, ये पार्ट दिस पार्ट, ये आपका पार्ट कहाँ पर आ जाएगा, आपका अम्बिलिकल रीजन में आ जाएगा। आई बात समझ गए? ये अब डिपेंड आप कर रहा है कि आपको क्या बताना है, किस तरीके से बताना है, आप उस तरीके से आप बताइए। तो आप कोई पूछे तो आप एडजस्टमेंट बता सकते हो कि कहाँ पर पाया जाता है, तो कहाँ पर पाया जाता है। तो सबसे पहले तो आप राइट और लेफ्ट में पहले अपना कंफ्यूजन क्लियर कर लेना कि ये जो साइड है आपका राइट है, तो राइट साइड में आपका स्टमक नहीं पाया जाता, किधर पाया जाता है, आपके लेफ्ट साइड। इसलिए कहा जाता है कि खाना खाने के बाद आप अगर लेटते हैं तो कोशिश करें आप लेफ्ट साइड में लेटें, लेफ्ट साइड में लेटें। क्यों लेटें लेफ्ट साइड में? क्योंकि वो हेल्प करेगा आपके एसोफेगस यानी फूड पाइप को और स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि वो इजीली क्या है आपका जो सर्कुलेशन ऑफ फूड है वो इजीली हो सके। तो ये इतनी बातें समझ में आई, अच्छा ओके। अब आ जाओ यहाँ पर, ये हो गया। अब लोग ये भी पूछना चाहेंगे आपसे कि ज़्यादातर रीजन में कहाँ पर पाया जाता है, तो आप ज़्यादा अगर रीजन कोई पूछे तो आप बता दो कि लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में ज़्यादा। अब देखो ये अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ये ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। तो अगर ज़्यादा अगर कोई बोले कि ज़्यादा एरिया कहाँ पर पाया जाता है, तो कहाँ पर पाया जाता है, आपके लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में है। इसीलिए कहा जाता है अगर नॉर्मल क्वेश्चन पूछे कि स्टमक किधर पाया जाता है, तो आप बोलोगे राइट साइड की लेफ्ट साइड, तो आप बोलोगे लेफ्ट साइड। और डिटेल्स पूछे तो आप डिटेल्स इजीली बता सकते हो। तो आप बोलोगे चलो मैम ये तो ठीक है, अब आपको ये और कुछ डिटेल्स में हम लोग बताएं। तो पहले देखो कि इंसान का जो शरीर जब बनता है, यानी कि न्यूनेट जब वो गैस्ट्रेशनल स्टेज पे होते हैं, एक न्यूनेट जब क्या होते हैं, गैस्ट्रेशन यानी उनकी वृद्धि क्या होती है, होने लगती है। तो किस दरमियान में, मतलब किस काल में स्टमक का क्या होता है, फॉर्मेशन होने लगता है, राइट। तो जितने भी गट्स है, गट्स अगर बोले तो वो गट्स क्या है, धीरे धीरे यानी 5th वीक ऑफ गैस्ट्रेशनल एज में वो क्या होता है कि उसका स्टमक का क्या होता है, फॉर्मेशन होने लगता है। 5th वीक यानी कि 5वें वीक से ही जो गैस्ट्रेशनल जो स्टेज होता है, यानी प्रेगनेंसी के दरमियान जो एक न्यूनेट्स क्या हो जाता है, धीरे धीरे न्यूनेट्स होते हैं, मतलब जो एम्ब्रायो धीरे धीरे क्या हो जाता है, फीटस का रूप लेने लगता है। तो वो क्या हो जाता है, पहले क्या हो जाता है, पहले ऑर्गन बनने लग जाता है क्या, नहीं, गट्स के फॉर्मेशन में होता है, फिर वो धीरे धीरे अपना आकार और प्रकार लेता है, ठीक है। अब आकार और प्रकार लेता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो स्टार्ट कब से होता है। तो यहाँ होता है कि 5th वीक से वो क्या कर जाता है, जो गट है वो आपका एक स्टमक के रूप में आकार लेने लगता है। अब 5th वीक है, 5th वीक के बाद क्या होता है, फिर 6th वीक में क्या, 5th वीक में अगर हम लोग 5th वीक से जब 6th वीक में आता है, यहाँ पर हम 6th वीक नहीं लिखे, तो 6th वीक में आता है तो वो धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो जाता है, डिस्टेंडेड करने लगता है। और डिस्टेंडेड करने के बाद ये कहाँ पर पाया जाता है, लगभग आपका T9 to T10, यानी कि हम T9 to T10 ये कहाँ है, 6th वीक में धीरे धीरे वो क्या कर जाता है, डिस्टेंड करेगा। यानी कि 5th वीक में जो आपका स्टमक बनता है वो कहाँ पर बनता है, तो कहाँ पर बनता है, तो थोरिक्स रीजन में हम लोग बोल सकते हैं। T6 to T7 में वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे आपका ये क्या होता है, स्टमक का फॉर्मेशन उधर लेने लगता है। अब बोलो T7 तो आपको समझ में आया ना, स्केलेटल सिस्टम नहीं है, लाना चाहिए था स्केलेटल सिस्टम का। जब हम पढ़ाए तो मेरे क्लास में स्केलेटल सिस्टम यहाँ पर लटका था ना, कौन लटकाया उसको, देखो मैं कि अगर 5th वीक में अगर गैस्ट्रेशनल स्टेज में जो स्टमक है वो क्या है, बन रहा है, तो कहाँ से बन रहा है, मतलब किधर से बन रहा है, कौन से स्केलेटल रीजन से बन रहा है। तो आप बताओगे क्या है कि कौन से स्केलेटल रीजन से बन रहा है, तो हमें बता सकते हैं कि T6 से स्केलेटल रीजन से बन रहा है। अब जैसे जैसे न्यूनेट्स क्या हो जाता है, जब एम्ब्रायो क्या होता है और भी ज़्यादा डेवलप होने लगता है, तो चीज़ें क्या होती है, धीरे धीरे डिस्टेंडेड होने लगती है, धीरे धीरे क्या होती है, डिस्टेंड। जो पहले था वो वैसे ही रहता है क्या, नहीं, धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, डिस्टेंडेड होने लगता है, यानी आकार और प्रकार चेंज हो जाता है, तो उसका पोजीशन भी धीरे धीरे चेंज होने लगता है। तो अब मान लो जैसे 5th वीक है, फिर 6th वीक में फिर कहाँ पर डिस्टेंडेड होता है, तो 6th वीक में आपका T9 to T10 में वो और भी क्या होता है, डिस्टेंडेड, कौन, स्टमक, और भी क्या हो जाता है, डिस्टेंडेड होने लगता है। अब आप बताओ, अगर आपको कोई पूछे कि ये जो मैम बता रही है ये T5 T9 ये क्या, T9 और T10, ये तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना है,
T9 और T10 में, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये क्या होता है, आपका सर्वाइकल रीजन होता है जो कि C7 तक होता है, और फिर उसके बाद thoracic रीजन में जो आपका T10 होता है, T10 में आपका, हम यहाँ पर इस T10 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब 7th वीक ऑफ गैस्ट्रेशनल स्टेज, 7th वीक ऑफ गैस्ट्रेशनल स्टेज में जो एम्ब्रायो का जो स्टमक जो डेवलप होने लगता है, वो फिर आके कहाँ पर रुक जाता है, आपके T11 पर। कहाँ पर आके रुक जाता है, T11। यानी कि अगर हम आपके शरीर में पूछें कि आपका जो स्टमक है वो अभी कहाँ पर लाई कर रहा है, एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होगा, तो आप डायरेक्टली बोलेंगे T11। आई वाज में जब पूछते हैं, अगर फिजियोलॉजिकली अगर पूछा जाए कि फिजियोलॉजिकली कहाँ पर पाया जाता है, तो आप बोल सकते हो कि हाँ फिजियोलॉजिकल पोजीशन में ना एपिगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, और क्या है अम्बिलिकल रीजन में पाया जाता है। ये आपका हो गया फिजियोलॉजिकल पार्ट। एनाटॉमिकल पार्ट बोलेंगे कि एनाटॉमिकल कहाँ पाया जाता है, तो आप उसको बोलेंगे एनाटॉमिकल कहाँ पाया जाता है, कि जब अगर आपको शुरू से समझा था तो शुरू से समझाइए, एडल्ट अगर पूछो तो आप डायरेक्टली T11 बोले, आप सही है। आई बात समझ में, एडल्ट की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग न्यूनेट्स की बात बोलेंगे तो ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अब आपको समझ में आ गया कि क्यों चेंज होगी, क्योंकि जैसे जैसे आकार और प्रकार यानी कि बच्चे क्या होते हैं डेवलप होने लगते हैं, वो चीज़ें क्या हो जाती हैं डिस्टेंडेड होने लगती है। तो ये जितना भी होता है हम लोग गेस्टेशनल स्टेज तक में हम बात किए हैं, तो ये 7th वीक में आपका T11 हो जाता है। चलो अब देखो कि अगर हम बोले कि कैपेसिटी कितना होता है, मतलब एक एडल्ट में जो आपका जो स्टमक है वो स्टमक कितना कैपेसिटी यानी कितना कैपेसिटी होता है, उसको चीज़ें आप उसमें डाल सकते हो, रख सकते हो। तो कितना कैपेसिटी होता है, तो हम लोग बोले कि 2 to 4 सेंटीमीटर, अगर देखा जाए तो 2 लीटर तक रखते हैं, लेकिन और भी चीज़ें होती हैं, अब हम धीरे धीरे बताएंगे कि क्या होती है, इसलिए हम अप्रॉक्स के टर्म्स में डाले हैं कि 2 to 4 लीटर। अब हमसे कोई ये मत पूछ रहा है कि मैम आप लीटर क्यों डाली, ये क्वेश्चन पूछने वाला है क्या, मैम आप लीटर क्यों डाली, जी में थोड़ी ना आप लोग खाते हैं, सलाइवा मिलता है, गैस्ट्रिक जूसेस है, तो वो चीज़ें क्या हो जाती है, द्रव्य में बन जाती है, इसलिए हम लोग यहाँ पर कैपेसिटी किसमें नाप रहे हैं, लीटर में नाप रहे हैं। तो अगर कोई पूछे कि एक एडल्ट का अगर कैपेसिटी, स्टमक का कैपेसिटी जो ऑब्जर्व करने का है या रखने की कैपेसिटी है, स्टोर करने की कैपेसिटी कितनी है, अप्रॉक्स हम लोग बोलेंगे 2 to 4 लीटर। इट विल बी अ लिटिल बिट चेंजेस, अगर बहुत सारे बुक में 2 लिखा है और किसी बुक में हम देखते 2 to 4 है, क्योंकि चीज़ें अब क्या हो रही है धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी चेंजेस होती है, इसलिए हम लोग अप्रॉक्स टर्म में डालते हैं, ठीक है। अगर बर्थ में बोला जाए कि ड्यूरिंग द न्यूनेट्स में कितनी कैपेसिटी होती है, तो सिर्फ 30 ml होती है। एक न्यूनेट्स में कितनी कैपेसिटी इसलिए होते हैं, बच्चे को बार बार आप खिला सकते हैं, वो ठीक है, लेकिन एक ही बार में आप उसमें डोज, हेवी डोज बच्चे को नहीं डाल सकते, क्योंकि उसकी कैपेसिटी उतनी होती नहीं है। तो ये समझना है कि बर्थ में कितना होता है, कम से कम 30 ml। अगर प्यूबर्टी एज यानी कि 14, 15, 16 वाले जो एज होती है, प्यूबर्टी एज होती है, उसमें आप चीज़ें कितनी डाल सकते हो, 1 लीटर तक आप उसमें डाल सकते हो। लेकिन अब आप बोलो कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जब अपने दिनचर्या की लाइफ में होते हैं, तो दिनचर्या की लाइफ में होता है तो हम लोग लिमिटेड खाते हैं। लिमिटेड क्या खाते हैं, 2 रोटी सुबह खा लिया, 2 रोटी दोपहर में खा लिया, 2 रोटी रात में खा लिया, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या मन किया तो आप राइस खा लिया। लेकिन यही चीज़ सोचो अगर किसी का पार्टी और फंक्शन हो तो क्या होता है, आप तो 2 रोटी में आपका पेट भर जाता है ना, और वही दिन अगर थोड़ा सा चेंज हो जाए और कोई पार्टी और फंक्शन हो जाए तो वो फिर क्या होता है, आप और भी ज़्यादा खाने लगते हैं। आपकी कैपेसिटी तो इतनी होती है ना, 2 to 4 लीटर हमने बताया, अगर 2 लीटर रख लो, मतलब आपको समझना है कि आप क्या बताना चाह रहे हैं, कि वही इंसान जो होता है एक दिन में 2 रोटी सुबह खाएगा, 2 रोटी रात में खाएगा, और दिन थोड़ा सा फिर क्या जाएगा, यानी कि एक पार्टी फंक्शन या आप शादी पार्टी में गए, हाँ अगर 175 अगर डिश है तो आप 175 डिश आप खाएंगे। अब वो तो कोई नहीं खाएगा, सब थोड़ा थोड़ा खाएगा, लेकिन खाएगा सब, ठीक है। तो अब ये बोलो कि आखिर ऐसा आपके पेट में क्या होता है कि वो सारी चीज़ें जो आप अपनी दिनचर्या की लाइफ में आप उसको अडॉप्ट नहीं करते हो और किसी पार्टी फंक्शन में आप उसको डालते रहते हो, तो आपके स्टमक में ऐसा क्या होता है, क्या आपके गैस्ट्रिक एंजाइम ज़्यादा जल्दी फास्ट फूड करने लगता है, हाँ कुछ हद तक काम करता है, क्योंकि आपका ब्रेन बोलता है कि अरे भैया ये तो खाया जा रहा है, इसको थोड़ा डाइजेस्ट करने की प्रतिक्रिया स्टार्ट करो। लेकिन नहीं, साथ में एक चीज़ और होती है, यहाँ पर होती है रूगी, RUGAE, रूगी, ठीक है। रूगी क्या करता है, रूगी एक फोल्ड्स होता है, अगर आप स्टमक यहाँ पर देखो, इसमें स्टमक नहीं है क्या,
एक स्टमक था ना यहाँ पर रखते थे, निकाल के देखना, हम बताते हैं आपको। हाँ गुड, उसको खोलिए, खुलता है क्या? नहीं, एक है जो स्टमक बहुत अच्छे से है, वो खुलता है ना? ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में हम दिखा देंगे। एक स्टमक आपको पता चलेगा, जो अंदर का वॉल होता है उसमें क्या होता है, रुगी होता है। रुगी क्या होता है? फोल्ड्स होता है, मस्कुलर फोल्ड्स होता है, मस्कुलर फोल्ड्स होता है। अब क्या होता है, अब आप बोलो कि मैम आपने लिखा 2 से 4 लीटर, 2 से 4 लीटर मतलब समझ में आ रहा है यहाँ कितना बड़ा डिफरेंस है 2 से 4 लीटर में। यानी हम वही बात कर रहे हैं कि 2 लीटर का कोई बॉटल है और 2 लीटर में हम 4 लीटर का हम कोल्ड ड्रिंक डाल रहे हैं। इज इट पॉसिबल? नहीं। लेकिन अब देखो वही चीजें हम यहाँ पर आपको बताना चाह रहे हैं कि हाँ दिस इज पॉसिबल इन आवर स्टमक। देखो कितना अच्छा सिस्टम है। यहाँ पर पाया जाता है मल्टीपल फोल्ड्स। आपके स्टमक में क्या होते हैं? मल्टीपल फोल्ड्स होते हैं, उसी फोल्ड्स को हम लोग रुगे ही कहते हैं। अब जब जरूरत होता है तो वो फोल्ड्स क्या होता है? खुल जाता है। हालांकि उस फोल्ड्स का अपना भी काम है। वो फोल्ड्स क्या करता है? वो गैस्ट्रिक जूसेस को या जो गैस्ट्रिक सेल्स है उसको वो बहुत ज़्यादा क्या करता है, अपने पास रखता है, जब ज़रूरत हो तो उसको डिस्चार्ज करता है। ये काम है। लेकिन साथ में उसका एक और काम है। वो क्या काम है कि जब ज़रूरत हो कि नहीं बंदा खाए जा रहा है तो उसकी कैपेसिटी को और वो क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है। आई बात समझ में? अब देखो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अभी हम ठीक है, हाँ अभी हम कुछ खाए भी नहीं, अब जब हम कुछ खाएंगे या आप लोग जब खाओगे आप देखोगे आपका स्टमक पूरा निकल रहा है ना, हेवी सा निकलेगा। कैसे निकलेगा? क्यों निकलेगा? उसमें घुसाए जा रहे हो तो वो निकल रहा है क्या? नहीं, उसमें एक सिस्टम होता है, क्योंकि आपका स्टमक उतना ही, उसमें एक सिस्टम है। उसमें क्या होता है? रिगई होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है रिगई। रिगई क्या करता है? अपना जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड को, वो कैपेसिटी को और क्या करता है? बढ़ा देता है। उसमें मल्टीपल फोल्ड्स होते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, पहले एक ऐसा बैग आता था, पता नहीं आप लोग के घर में है कि नहीं, एक बैग आता है, वो है ना छोटा सा होता है बैग, और जब आप उसमें है ना कुछ डालो ना तो उसमें अचानक से चेन वेन और कहाँ से क्या क्या हो जाता है, उसको खोलो तो अचानक से बड़ा सा बैग बन जाता है। ऐसा देखिए हो क्या? सच में? और क्या बात है, तो फ्लिपकार्ट में देखो है अवेलेबल, छोटी सी बैग होती है, मतलब आप इजीली पोर्टेबल बैग होती है, छोटी सी बैग होती है। हाँ, और जब उसमें आप सामान डालो ना तो उसमें मल्टीपल फोल्ड्स होते हैं। जो आप खोलोगे ना तो इधर से चेन है, उधर से चेन है, वो तो बड़ा सा बैग हो जाएगा। हाँ, बड़ा सा बैग हो जाएगा, उसमें आप डालते रहो सामान, डालते रहो, खत्म ही नहीं। ऐसा भी सिस्टम है। तो भाई ऐसा ही करके कुछ हद तक हमारा सिस्टम भी हो जाता है, हमारे स्टमक में होता है कि आप इंटेक कर रहे हो, लेकिन इसका भी एक लिमिटेशन। आप फोल्ड्स का मतलब ये नहीं कि आप खाते जाओ नहीं, इसका भी एक लिमिटेशन है। जितना आपका फोल्ड्स है मल्टीपल किया हुआ आप उतना उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके बाद आपका पेट भर जाएगा तो आप खा ही नहीं सकते। उसके बाद क्या होगा? ओ तभी आप खा सकते नहीं खा सकते। तो ये चीज़ें समझ, इतना तक समझ में आया? ओके, चलो अब देखो अब देखो हम आगे बढ़ते जाएंगे। जिसको नहीं समझ में आया वीडियोस अपना देखते रहना। अब देखो आप अपने जगह पर आ गए। अब इतना आपको समझ में आया, एनाटॉमिकल पोजीशन है, फिजियोलॉजिकल पोजीशन, ये यहाँ पर कितना रहता है रीजन, आपको ये सब चीज़ें समझ में आएगी। अब ये देखो, ये स्टमक, अगर हम लोग ऐसे करके देख रहे हैं तो इसका हम लोग पार्ट देखो, हम लोग पहले आप लोग को पार्ट पढ़ाए थे कि ये देखो जैसे ये वाला पार्ट है, ये इस एरिया को, ये स्पेसिफाइड दिस एरिया, इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? कार्डियक कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियक रीजन। क्या कहते हैं? कार्डियक रीजन। क्या कहते हैं? कार्डियक रीजन। मत भूलना, इस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं? कार्डियक रीजन। और ये जैसे ये रीजन यहाँ तक आ जाता है, इस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं? फंडस। क्या कहते हैं? फंडस। देख लो मेरा स्केल, देख लो जहाँ स्केल है वहीं तक है, क्या है? फंडस है। अब ये वाला जो रीजन है, इस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं? बॉडी। क्या कहते हैं? बॉडी। और नीचे वाला रीजन को हम लोग नॉर्मली क्या कहते हैं? पाइलोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइलोरी। और इसी के एंड में क्या पाया जाता है? पाइलोरिक स्पिंडल पाया जाता है। थोड़ा हम चीज़ें ऐड ऑन करेंगे, इसके बाद और भी क्लासेस होंगी, चीज़ें और क्या होंगी? ऐड ऑन होती जाएंगी। तो इतना समझ में आया? हम एक बार फिर रिविजन करते हैं। ये क्या है? आपका जे शेप स्ट्रक्चर होता है, और जैसे आपका क्या है? फुट पाइप यहाँ पर आता है, फुट पाइप यहाँ पर आता है, तो ये रीजन हो जाता है स्टार्टिंग रीजन को हम लोग कार्डियक रीजन कहते हैं। अब ये मत बोला कि मैम ये कार्डियक रीजन आपके कार्डियक मींस तो हार्ट होता है और ये रीजन है, क्यों है? इसका भी बात है। हाँ, आप सही बोल रहे हो, कार्डियक रीजन हार्ट है और यहाँ पर है, क्यों है? जब हम आपको एक्सरे रिपोर्ट पढ़ाएंगे तो हम आपको ये चीज़ें बताएंगे कि यहाँ पर कार्डियक रीजन क्यों, क्योंकि आपका जब हार्ट रहता है, आपका जब स्टमक यहाँ पर ही है ना, जब रहता है तो उसका एक पोजीशन क्या होता है? कार्डियक का, वो यहाँ पर टच कर जाता है, इसलिए इस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं? कार्डियक।
आई बात समझ में? तो ये हो गया आपका क्या क्या रीजन हो गया, कार्डियक रीजन हो गया, फिर ये वाला रीजन क्या हो गया, फंडस हो गया, फिर ये रीजन क्या हो गया, बॉडी हो गया, और नीचे का क्या होता है, पाइलोरिक हो गया। और वहीं पर क्या पाया जाता है, पाइलोरिक स्पिंडल पाया जाता है। अब यहाँ पर देखो पाइलोरिक में हमने यहाँ पर और भी लगाया है, तो चीजें और कैसे बढ़ रही है। अब देखो हमने क्या बताया कि यहाँ पर एक हम लगाए हैं, इसको हम लोग कहते हैं पाइलोरिक है, तो पाइलोरिक रीजन में भी फोल्ड्स हो जाते हैं, फोल्ड्स होते हैं ना। अगर आप देखो ऐसे करके ड्यूडेनम क्या हो जाता है, ऐसे करके मुड़ जाता है, मतलब ड्यूडेनम में स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो पाइलोरिक है, ये वाला जो रीजन है, ये क्या कहते हैं, पाइलोरिक एंट्रम। क्या कहते हैं, पाइलोरिक एंट्रम, यानी कि पहला जो कर्वेचर होने वाला है वो आपका क्या है, आपका पाइलोरिक एंट्रम। पाइलोरिक एंट्रम लगभग 7.5 सेंटीमीटर का होता है। अब जैसे पाइलोरिक एंट्रम क्रॉस होके ऐसे ये शेप बनाता है, और इस शेप को हम लोग कहते हैं ये पाइलोरिक कैनाल। ये लिखे नहीं है, यहाँ छूट गया, पाइलोरिक कैनाल कहते हैं, पाइलोरिक कैनाल। पाइलोरिक कैनाल जो होता है वो लगभग 2.5 सेंटीमीटर का होता है। कुछ चीजें ऐसे करके याद कर लेना। ये कितने सेंटीमीटर का होता है, 2.5 सेंटीमीटर। और यही पाइलोरिक कैनाल यहाँ पे स्पिंडल, और इसी के नीचे फिर क्या होता है, ड्यूडेनम में जाके वो अटैच कर लेता है। और यहीं पर ये तो हम बताने की बात नहीं है कि यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका क्या पाया जाता है, पेनक्रियास पाया जाता है, यहाँ पर क्या पाया जाता है, आपका स्प्लीन पाया जाता है। ये सारी चीज़ अपने दिमाग में रखना। नहीं डाल रहे हैं इसलिए नहीं डाल रहे क्योंकि आज हम लोग सिर्फ स्टमक चल रहे हैं, बाकी इर्द गिर्द का चीजें अपना याद रखना। ये अभी इतनी बातें समझ में आई। और चीजें देखो, ये जो ये कर्वेचर है, ये कर्वेचर है, इस कर्वेचर को हम लोग कहते हैं क्या है, ग्रेटर कर्वेचर, क्योंकि ये कर्वेचर बड़ा है ना, ये कर्वेचर बड़ा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेटर कर्वेचर। और उसी कंपैरिजन में अगर ये कर्वेचर की बात करें तो ये क्या है, स्मॉलर कर्वेचर। नाम तो इसलिए याद हो जाएगा, ये बड़ा है इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्रेटर कर्वेचर, वो छोटा है इसलिए स्मॉलर कर्वेचर। ये अगर शेप अगर पूछे कि इसका शेप क्या होता है, तो हम लोग बोल देंगे कि नहीं जेनिक, इसको हम लोग कहेंगे क्या है, कॉन्केव शेप में है, कॉन्केव शेप है। जो फिजिक्स पढ़े होंगे उनको पता होगा, कॉन्केव और कॉन्वेक्स दो तरह का शेप होता है आपके शीशों का, है ना। जैसे मिरर जो हम लोग बाइक चलाते हो, हाँ, दो तरह का मिरर होता है, एक होता है कॉन्केव मिरर और एक होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो ये जो शेप है, ये क्या होता है, जो एज ए डोम शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये क्या होता है आपका कॉन्केव स्ट्रक्चर में होता है, और ये क्या होता है आपके कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर में होता है। ये चीजें याद रखना, ये क्या होता है आपका कॉन्केव स्ट्रक्चर में होता है, और ये क्या होता है आपके कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर में होता है। अब ये अब इतनी बातें समझ में आएगी। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब मान लो जैसे कि यहाँ पर ये कार्डिक है, तो हमेशा नॉच वर्ड याद करो कि जब भी एक फोल्ड्स होता है, जब भी आप कोई चीजें मुड़ती है तो वहाँ पर एक फोल्ड्स बन जाता है, राइट। तो जैसे यहाँ पर कार्डिक, आप देखो नाम कैसे बढ़ता है, तो हम ये सब चीजें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ओटी वाले को ये सारी चीजें काम आएंगी। अब देखो जैसे यहाँ पर एक यहाँ से ऑरिजिन स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट, इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, कार्डिक नॉच कहते हैं, कार्डिक नॉच, NOTCH, कार्डिक नॉच कहते हैं। वैसे ही सेम एज यहाँ पर भी आ जाए तो उसको हम लोग कहेंगे पाइलोरिक नॉच, पाइलोरिक नॉच। तो यहाँ पर क्या है, ये चीज़ें किसी आप बुक्स में जब खोजोगे ना, गूगल पे स्टमक का डायग्राम खोजोगे तो आपको ये कुछ नई चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो आप फैमिलियर रहोगे कि हाँ मैम ये चीज़ें बता देंगे। ये क्या है आपका कार्डिक नॉच है। फिर नीचे में भी अगर ऐसे करके कर्वेचर आता है, उसमें लाइन आ जाती है, तो वो हम लोग नॉच कहते हैं उसको, और उसको हम लोग क्या कहते हैं फिर पाइलोरिक नॉच। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब आ जाओ यहाँ पर ही ये फोल्ड्स जो होते हैं, वो फोल्ड्स क्या होते हैं, यहाँ पर ही पाए जाते हैं, जिसको हम ल्यूगेट RUGA ल्यूगेट कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूगेट। ये चीज़ें आप अभी फिलहाल इतना आप इसमें याद रखना। इसको समझने में कोई दिक्कत है तो बोलो, अभी फिर से समझाएंगे। हाँ, अच्छा अब और सुनो, अगर दिक्कत नहीं है तो और सुनो। अब देखो जैसे कि स्टमक है, तो स्टमक में आप क्या देखते हो कि आप देखते हो कि एक ऐसे करके एक मसल्स वॉल है। ये मसल्स वॉल ऐसे ही होता है क्या, मसल्स वॉल ऐसे ही होता है। एक एग्जांपल मैं आपको देते हैं, जैसे ये आपकी दीवार है, ये दीवार में आप देख रहे हो कि यहाँ पर व्हाइट कलर, ये ऐसे ही व्हाइट कलर है क्या, इसमें नहीं, इसमें पहले आपने ईंटा बैठाया, ईंटा के बाद उसको सीमेंट से जोड़ा, सीमेंट और बालू से जोड़ा, फिर उसके बाद पेंट करने के लिए ताकि इसकी लॉन्गेविटी क्या हो, बरकरार रहे, तो फिर आपने इसमें क्या किया, प्लास्टर्स किया, फिर उसके बाद क्या किया, पुट्टी किया गया, पुट्टी करने के बाद फिर क्या किया गया, फिर पेंट किया गया। उस पेंट में भी दो तरह का पेंट किया गया, तब जाके एक प्लास्टिक पेंट बनता है, राइट। आप अपने दीवार पे इतना कुछ किए हो तो आपके बॉडी पे क्या
गॉड लिखो के मतलब क्या है क्रिएशन। देखो कितना अच्छा क्रिएशन में समझना है इस बात को। यहाँ पर अगर आप हम लोग बात करते हैं कि स्टमक किसका बनाता है, तो आप बोलते हो कि मसल्स का बनाता है, तो ठीक है मसल्स का बना होता है। तो मसल्स का जिस तरह से कर्वेचर होता है वो देखो किस तरीके से इसके ऊपर रहता है। अब मान लो जैसे अगर आप अच्छे से बहुत अच्छे से अगर इस डायग्राम को देखोगे स्टमक के डायग्राम को, तो आपको देखोगे वो 2-3 तरह का आपको दिखेगा। एक ऐसे ऐसे करके लाइन होता है, यानी पहले जो मसल्स लेयर्स होता है वो अगर सीधा सीधा लाइन का होता है उसको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल। कई बार लिखा है इनका, यहाँ लिखा ये देखो, यहाँ पर ये जो मसल्स है, मसल्स का जो एक लेयर होता है जो लंबा लंबा सा होता है, तो लंबा लंबा सा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल लेयर। क्या कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल लेयर। अब लंबा लंबा होने के बाद फिर क्या हो जाता है, कुछ हद तक क्या होता है सर्कुलर होने लगता है, कुछ हद तक क्या हो जाता है सर्कुलर। अब जो सर्कुलर होता है उसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर लेयर, यानी जो लंबा लंबा लेयर्स है मसल्स का। तुम सो कैसे सकते हो, ओह माय गॉड ये इतना टफ है, ये सो रहा आदर्श। वाटर बहाना। चलो कहाँ पढ़ते हैं हम लोग, लेयर्स पे थे। तो पहला जो लेयर्स होता है वो क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल लेयर होता है। क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल, यानी मसल्स का जो लेयर लंबा लंबा सा होता है वो क्या होता है स्पेशली इस एरिया में लॉन्गिट्यूडनल एरिया। देखो अगर अब आप और अगर डिटेल्स में सोचोगे तो यहाँ पर ये एरिया लॉन्गिट्यूडनल मसल्स क्यों हुआ। अगर आप सोचोगे, अगर हमको नेक्स्ट क्लास में अगर आप बताना चाहो तो बताओ, हमको बहुत अच्छा लगेगा आप इस तरीके से अगर पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो यहाँ पर हमने एक लेयर बताया कि यहाँ पर क्या हो जाता है लॉन्गिट्यूडनल लेयर होता है, फिर यहाँ पर क्या होता है एक सर्कुलर लेयर होता है, वो भी हम यहाँ पर लिखा है। हाँ ये देखो ये एक सर्कुलर लेयर होता है जो एक सर्कल टाइप का एक ऐसा सर्कुलर लेयर बना होता है। फिर उसके बाद होता है ऑब्लिक लेयर होता है, थोड़ा सा तिरछा लेयर होता है, और वो इसके बाद होता है वो क्या होता है ऑब्लिक लेयर। यानी 3 तरह का लेयर में आपका जो स्टमक हो जाता है वो इस तरीके से बाइंड अप हुआ जाता है। ठीक है, हम आपको बता देते हैं कि देखो सर्कुलर लेयर में क्या है, सर्कुलर मतलब होता है राउंड, सर्कुलर मतलब होता है राउंड। आपका अगर पेट बहुत खालो है ना, बहुत खालो, तो आपका पेट क्या ऐसा होता है या इधर से निकला है या इधर से निकला है, नहीं, आपका पेट क्या होता है ऐसे ओवल शेप। कौन सा लेयर होता है सर्कुलर, आई बात समझ में। और तिरछा से कौन सा लेयर होता है ऑब्लिक लेयर होता है। क्यों, क्योंकि वो इस तरीके से बाइंड अप करता है आपके स्किन। अगर अच्छे से इंटरेस्टिंग होकर अगर चीज़ों को समझोगे, सोचोगे, विचारोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल ऐसा है, आपको अपने बॉडी से प्यार हो जाएगा कि यार इतना अच्छा सिस्टम है हमारी बॉडी मैकेनिज्म का, और हम लोग क्या अब तो में हाथ रखते हैं। अब ये मत बोलना खुद आपको दिखाती है लिमिटर करते हैं। चलो ये चीज़ें आ जाओ बैक। अब तो ये समझना है, लेयर समझना है, लेयर समझना है। अब आ जाओ, अब हम लोग कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पर खत्म हुए, इसमें हो गया। अच्छा यहाँ पर एक पॉइंट छूट गया था, ये एक पॉइंट यहाँ पर ये छूट गया। देखो ये जैसे आपका क्या हमने बताया कि ये जो एरिया यानी कि जो एसोफेगस है, फिर आपका यानी कि कार्डियक रीजन है, ये कार्डियक रीजन या कार्डियक नॉच जो कहेंगे हम, उसका जो एनाटॉमिकल पोजीशन है वो क्या हो जाएगा आपका T11। किसकी बात कर रहा है, न्यूनेट्स की बात कर रहे हैं, एडल्ट्स की बात कर रहे हैं, एडल्ट्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है एडल्ट्स की बात कर रहे हैं, T11 हम बता रहे हैं। यहाँ पर हम बता रहे हैं ना न्यूनेट्स, यहाँ क्या बताते हैं 9 ये 6 होता है, और यहाँ पर बीच में T9 to T10 होता है, और एडल्ट्स हम लोग T11। यहाँ पर हम T11 आए हैं कि किसकी बात कर रहे हैं, एडल्ट्स की बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपका T11। अच्छा ये आपका ये कार्डियक नॉच जो आपको पाया जाता है यहाँ पर T11, आपको कार्डियक नॉच अब समझ में आ गया होगा। अब कार्डियक नॉच क्या यहाँ पर T11 का ये जो रीजन होता है कार्डियक का रीजन T11 है। और किस रिब्स यानी कि T11 अगर यहाँ पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो रिब्स क्या होगा आपका 7वां रिब्स होगा। अब 7वां में कौन सा रिब्स होगा, देखो जैसे 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7, यानी कि ये जो स्टमक है वो स्टमक का जो ऊपर वाला पार्ट है वो यहाँ से आपको टच होगा, यहाँ से ये रीजन आपका यहाँ पर टच होगा, यानी कि 7वें रिब से आपका जो ऊपर का है कार्डियक नॉच और जो फंडस का अपर पार्ट है वो यहाँ पर से टच होगा। तो ये सारी बातें आप कर लेना। ठीक है, अगर आप
और अच्छे से देखिए कि ठीक है, अब जब स्टमक ऐसे एक ड्यूडेनम शेप में बना है, सॉरी जे शेप में बनाता है, तो जे शेप का जो ये वाला है, यानी कि ऐसे करके जो ये कर्वेचर जो बनाता है, कर्वेचर ऐसे करके जो बनाया, तो यहाँ पर ये कौन सा वर्टिब्रास आया बीच में, कौन सा वर्टिब्रास आपको दिखेगा, तो कौन सा वर्टिब्रास आपको दिखेगा, L1 दिखेगा। L1 आपको समझ में आया, ये रीजन आपका L1, यानी कि वो जो कर्वेचर ऐसे करके मुड़ेगा वो इस रीजन में मुड़ेगा, यानी जो जे शेप है ना, आपको दिख रहा है ना, जो जे शेप है वो ऐसे करके मुड़ेगा, ठीक है। तो ये कहाँ रीजन हो जाएगा आपका L1 में, L1 में ही वो ऐसे करके अपना कर्वेचर लेके फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर जाके अपना लार्ज इंटेस्टाइन में वो मुड़ जाता है। इतनी बातें समझ में, चलो ये जितनी की ये चीजें आपको दिख सकती हैं। अब आपको ये आपको दिखने वाली चीजें हैं, है ना, एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल रिलेशन। अब देखो हम लोग किसकी बात करेंगे, अब हम लोग इसकी सेल की बात करेंगे, ठीक है, सेल्स का अरेंजमेंट की बात करेंगे। अब मान लो, अब आ जाओ इस फिगर पे, इस फिगर पे अगर हम लोग देख रहे हैं कि एक हमने पार्टिकुलरली क्या किया है, एक रीजन को उठा के देखे, स्टमक का एक रीजन को उठा के हम लोग को देखें, तो हम लोग को देखो पहला लेयर में आपको क्या दिखेगा, स्किन दिखेगा। हम उस दिन भी पढ़ाए थे, पहला लेयर आपका क्या होगा, स्किन होगा। स्किन के बाद आपका जो आर्टरीज वेंस होगा वो तो अंडरस्टूड ही रखना। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका मसल्स का एक लेयर होगा। मसल्स का लेयर में क्या होगा, कौन कौन से मसल्स के लेयर होंगे, लॉन्गिट्यूडनल होंगे, और क्या होंगे, सर्कुलर होंगे, और क्या होंगे, अरे आवाज जोर से बोलो ना, क्या क्या लेयर्स है, पहला सिरोसा समझ में आया, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि क्या है, आउटर पार्ट क्या रहेगा आपका, लेयर क्या होगा, सिरोसा होगा, सिरोसा होगा। प्रशांत आवाज नहीं आ रही है, सिरोसा होगा। सिरोसा के बाद हम लोग मसल्स लेयर बात करेंगे, मसल्स लेयर में पहला क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल, फिर उसके बाद सर्कुलर, फिर उसके बाद ऑब्लिक, ठीक है। और जब इसको जब आप क्रॉस करोगे तब आप याद करो, हम आपको पढ़ाए थे, ये याद करो, ये स्ट्रक्चर याद है, ये स्ट्रक्चर याद है जो हम आपको बताए थे कि ये पहला वाला रीजन क्या होगा, सिरोसा होगा, फिर उसके बाद का रीजन क्या होगा, जो वही लॉन्गिट्यूडनल या सर्कुलर है, ये वाला लेयर होगा। उसके बाद का क्या होगा, एपिथेलियल लेयर होगा, याद नहीं है, एपिथेलियल लेयर जिसमें बताए थे एपिथेलियल सेल्स पाए जाते हैं, और एपिथेलियल सेल्स के बाद फिर क्या पाए जाते हैं, ल्यूमेन पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, ल्यूमेन पाए जाते हैं। वही चीज हम यहाँ पर इस तरीके से बताए हैं। अब वो जो हम गोल गोल करके बताए हैं वो आपका यहाँ पर एडजस्ट किया हुआ है, इसको फिर से समझाते क्या, वाह, एक बार से समझो। अब देखो सेम चीजें हमने क्या किया, इसको हम लोग माइक्रोस्कोपिकली अगर हम लोग देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, तो हम लोग को कुछ इस तरीके का दिखेगा एक रीजन, ठीक है। उसको स्क्वायर शेप में, हम इस तरीके के शेप में हम लोग इसको परख रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। इवन आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको कुछ इस तरह की आपको स्ट्रक्चर दिख जाएगी, ठीक है। अब देखो नीचे का जो फर्स्ट लेयर होता है वो स्किन होता है, वो अंडरस्टूड है। हमने आपको बताया था कि जब भी सर्जन क्या होते हैं, सर्जरी करते हैं तो पहला लेयर काटते हैं, वो किसका होता है, स्किन का होता है। फिर दूसरा लेयर काटते हैं, मसल्स का होता है। फिर तीसरा लेयर काटते हैं, पेरिटोनियम का होता है ना। ये चीज़ हमने बताया था। और वही चीज़ें हम आपको अच्छे से यहाँ पर बता रहे हैं क्या क्या चीज़ें होती है। तो ये जो लेयर है आपका जो स्किन है, स्किन का लेयर बता दो। फिर हमने क्या बताया, मसल्स लेयर। अब मसल्स लेयर में आपका कौन कौन सा हो जाता है, लॉन्गिट्यूडनल हो जाता है, और क्या होता है, सर्कुलर होता है, और क्या होता है, ऑब्लिक हो जाता है। अब फिर उसके बाद और आप आगे जा रहे हो तो उसमें कौन सा रीजन आता है, सब म्यूकोसा का रीजन आता है ना, सब म्यूकोसा का रीजन आता है। उसके बाद और करो तो कुछ मस्कुलरिस रीजन आ जाएगा। फिर उसके बाद ये वाला जो खाली खाली ये जो जगह है, ये जो जगह खाली खाली है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लैमिया प्रोप्रिया कहते हैं, लैमिया प्रोप्रिया कहते हैं। उसके बाद उसके और आगे जाओ तो फिर क्या पाया जाता है, एपिथेलियल सेल्स पाए जाते हैं, यानी एपिथेलियल लेयर्स में एपिथेलियल सेल्स पाए जाते हैं। अब एपिथेलियल सेल्स क्या करते हैं, इसका भी बहुत बड़ा फंक्शन है जो हम लोग भी पढ़ेंगे। एपिथेलियल सेल्स पाए जाते हैं और एपिथेलियल सेल्स आपके क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूस को क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं। क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करते हैं, ठीक है। इतनी बातें अभी तक, इतना चीज समझ में आया, अच्छे से समझ में आया। अब चलो इतनी ही चीजों को हम लोग फिर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर व्यू डायग्राम यानी कि जूम डायग्राम में हम इसको देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो समझो कैसे। देखो हम लोग गैस्ट्रिक जूस बोल के निकल जाते हैं,
वो कुछ ऐसा ही है कि हम लोग बोलते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, तो कितने पढ़े लिखे हैं तो हमको ABCD आता है। हालांकि ABCD बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ABCD नहीं करेंगे तो आगे कैसे पढ़ेंगे, लेकिन वो इतनी बात है सिर्फ ABCD तक होती है क्या, ABCD इज द प्राइमरी स्टेज। आई बात समझ में? तो हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस, उसके अंदर दो तिल का पहाड़ पड़ा रहता है, फिर जाके चीज़ें क्या होती है डाइजेस्ट होती है। तो हम लोग ये वाला जो पार्ट है उसको हम लोग कहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, यानी ये वाला पार्ट को हम लोग जूम करके कहाँ देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं। ठीक है, अब इस बात को समझो। हमने ये कुछ ऐसे करके ये स्ट्रक्चर बनाया, आपको 2-3 कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर इसमें दिख रहा है। ठीक है, अब ये जो पहला वाला लेयर है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेराइटल सेल। हम लोग देखो गैस्ट्रिक जूसेस बोलते हैं, ये वो जूसेस HCl है, पेप्सिन है, और क्या क्या होता है आप लोग जो इतना नाम याद कर लीजिए, तो उसको कोई ना कोई तो सीक्रेट करता होगा ना। तो कौन सीक्रेट करता है, ये सेल सीक्रेट करते हैं। आई बात समझ में? जो हम लोग बार बार बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस, अरे गैस्ट्रिक जूस कहाँ से फिर सेक्रेट होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से सेक्रेट होता है। फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का जो अर्थात है वो हम लोग थोड़ा बहुत इसको अभी रीड आउट कर रहा है। तो अब ये देखो, ये क्या है आपका, ये वाला सेल क्या है, पेराइटल सेल है। ये वाला सेल क्या होगा, पेराइटल सेल। पेराइटल सेल्स कहाँ पाया जाता है, तो पेराइटल सेल यहाँ पर देखो प्रेजेंट इन द मिडिल। अब बोलो हम मिडिल लिखे हैं, तो इसका मतलब आप बोलोगे मैम आपने भी शुरुआत में बनाया है, तो ये मिडिल कैसे है ना, ये तो शुरुआत हमने होना है। तो हमने क्या किया, कट पीस किया, क्या इसके बाद और नहीं चढ़ेगा क्या, आई बात समझ में? तो पेराइटल से यहाँ पर देखो बहुत ही प्रिसाइज और शॉर्ट वीडियोस जो हम एक कोशिश किए बनाने का, वो देखते हैं समझना। ये जो पेराइटल सेल्स है, पेराइटल सेल्स प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये जितने भी आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, ये गैस्ट्रिक सेल्स यानी गैस्ट्रिक सेल्स से क्या सेक्रेट करते हैं, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में क्या प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक सेल्स। तो ये जितने भी ग्लैंड्स है उसी में बीच में यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, आपके पेराइटल सेल्स पाए जाते हैं। तो पेराइटल सेल्स जो प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ द योर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं, एंड इट प्रोड्यूसेस द HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। ये क्या प्रोड्यूस करता है, HCl और इंट्रिंसिक। हम आपसे बार स्टार्टिंग जो फर्स्ट क्लास हम लोग की या सेकेंड क्लास है, तो हम लोग क्या बोले थे, इसमें क्या पाए जाते हैं, गैस्ट्रिक जूस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, गैस्ट्रिक जूस पाए जाते हैं। अब गैस्ट्रिक जूस का बोले तो थोड़ा बहुत नाम याद कर लेना, HCl है, पेप्सिन है ना, कुछ हल्का और क्या बताए थे, डिफरेंट जो गैसेस बताया है। अब वो डिफरेंट करते करते जो हम लोग आ रहे हैं, वो कितना डिफरेंट हो जाता है। तो अब यहाँ पर आ जाओ, पेराइटल सेल्स। पेराइटल सेल्स में क्या है, प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड इट प्रोड्यूस द HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। तो जो HCl है, HCl क्या होता है, HCl को वो प्रोड्यूस करता है, और क्या प्रोड्यूस करता है, आपका इंट्रिंसिक फैक्टर। ये HCl क्या होता है, देखो कोई भी चीज़ आप कुछ भी खा लो उसको वो क्या करता है, डाइजेस्ट करेगा। कैसे डाइजेस्ट करता है, कैसे डाइजेस्ट करता है, आपका जो HCl होता है आपके स्टमक को क्या करता है, जो गैस्ट्रिक जूसेस को क्या करता है, वो HCl क्या करता है, एसिडिक बना देता है। क्या बनाता है, एसिडिक। अब मान लो कि कोई बहुत क्या बोलते हैं, जैसे अल्कलाइन चीज़ें हैं और एक एसिडिक चीज़ें हैं, ठीक है, एक जगह पे हम अल्कलाइन वाटर रख दिए, एक जगह पर हम एसिडिक सॉल्यूशन रख दिए। हम एक कोई ऑब्जेक्ट उठा लिए, जैसे कोई घुलनशील प्रोडक्ट है, जैसे एक मान लो बोलस, एक रोटी का टुकड़ा हम उठा लेते हैं, ठीक है। अल्कलाइन आपको समझ में आएगा ना, अल्कलाइन मतलब जो बेसिक वाटर होता है, मतलब आप उसको इजीली पी सकते हो, अच्छा वाटर होता है, वो क्या होता है, वो बेसिक वाटर होता है। अब वो एक रोटी का टुकड़ा आप उसमें डालो, एक तरफ अल्कलाइन में डालो और एक तरफ आप एसिडिक में। प्रशांत बताओ क्या होगा, क्या होगा, नहीं हमने एक रोटी का टुकड़ा एक एसिडिक अल्कलाइन में डाला, एक रोटी का टुकड़ा एसिडिक में डाला, तो क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेसिंग क्या होगी, वेरी गुड। एसिड में क्या हो जाता है, चीज़ें जल्दी जल्दी फास्ट ब्रेक डाउन होने लगती है, और अल्कलाइन में धीरे होगा। इवन आपको ये भी होगा कि आपको स्टेयर करना पड़ेगा, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ना पड़ेगा, उसको समय देना पड़ेगा, तब जाके वो डिजॉल्व होगा, और ये क्या होगा, गया और डिजॉल्व आया बस पर। इसे आपके पेट में हमने क्या बोला, HCl क्या होता है, उत्पादन होता है, HCl सीक्रेट होता है। तो HCl कौन सीक्रेट करता है, आई बात समझ में? अब देखो क्या होता है कि पेराइटल सेल्स सिर्फ HCl ही सेक्रेट नहीं करता, इंट्रिंसिक फैक्टर भी होते हैं। अब देखो HCl क्या
होता है, HCl का जो pH लेवल होता है वो 1.5 to 3.5 ये इसका pH वैल्यू होता है। अगर आपको देखना है जैसे अपने पास केंजन का मशीन है, केंजन के मशीन में साइड में कहीं पर देखो बारकोड आपको समझ में आएगा, फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर क्या है आपका जो pH लेवल है ये कितना एसिडिक हो जाता है। हालांकि आप जो पानी पीते हो यानी कि आप लोग जो नीचे पानी पीते हो ये केंजन वाटर का अल्कलाइन वाटर पीते हो, उसका पीएच आपको पता है क्या है? कितना है? 7.7 से अच्छा है, 7.7 न्यूट्रल। इवन आपका ब्लड का पीएच कितना होता है? कितना पीएच होता है ब्लड का? 7.4 होता है। ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4। ये चीजें याद रखो, क्वेश्चन पूछी जाती है। तो आपका जो वाटर है, ये जो केंजन वाटर जो मशीन है, वो जो पीएच लेवल हमने जो सेट किए हुए हैं वो इस तरीके से आपका पीएच 9.5 है। आप जो नीचे का पानी पीते हो ना वो 9.5 पीएच का है, जो हम लोग सेट किए हुए हैं मशीन में वो 9.5। आपको समझ में आ रहा है 9.5 क्यों सेट किया गया? क्योंकि 9.5 इजीली हम लोग सब कुछ पी सकते हैं। आप जो भी खा पी रहे हो बहुत इजीली वो क्या होता है आपको डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये इतनी अच्छी चीज़ें हैं। अब आ जाओ यहाँ पर आओ, हम लोग क्या बात कर रहे थे पेराइटल सेल्स के बारे में। तो पेराइटल सेल में हमने बताया कि ये कहाँ पर पाया जाता है, मिडिल पाया जाता है। और इसमें क्या पाया जाता है, इसमें क्या सीक्रेट होता है? HCl सीक्रेट होता है। HCl का जो पीएच की नाम तक क्या कहते हैं उसको पीएच वैल्यूज होती है, पीएच वैल्यूज कितनी होती है 1.5 to 3.5। ये आपको क्या करता है पीएच आपका लेवल को क्या यहाँ गैस्ट्रिक जूसेस को क्या बनाता है? एसिडिक बनाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि गैस्ट्रिक जूसेस एसिडिक होना क्यों चाहिए, क्योंकि वो इजीली क्या कर देता है आपके फूड यानी आपके बोलस है उसको क्या कर देता है? डिसॉल्व कर देता है। क्या कर देता है? राजन क्या कर देता है? क्या करता है? डिसॉल्व करता है। अच्छा चलो आ जाओ, अब देखो इंट्रिंसिक फैक्टर। अब इंट्रिंसिक फैक्टर का क्या काम है? इंट्रिंसिक फैक्टर का काम है कि वो ग्लाइकोप्रोटीन प्रोड्यूस करता है। ग्लाइकोप्रोटीन का क्या काम है? जैसे जो वाइटमिन्स है वो वाइटमिन्स को भी एब्जॉर्ब करने का काम करता है। स्पेशली ग्लाइकोप्रोटीन पेप्सिनोजेन कन्वर्ट करता है इनटू पेप्सिन। पेप्सिनोजेन किसमें कन्वर्ट करता है? इनटू पेप्सिन। अब देखो ये जो हो गया पेप्सिन, इट फाउंड इन द डीपर रीजन, तो ऑब्वियसली बात है ये डीपर रीजन में आपको प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट जो सेल है ये क्या है? इंटेरो एंडोक्राइन सेल। इंटेरो एंडोक्राइन सेल ये जितना बड़ा है इसका काम भी उतना ही बड़ा है। अब देखो इंटेरो एंडोक्राइन सेल क्या करता है? इट रिलीज द गैस्ट्रिक सोमेटोस्टैटिन हिस्टामिन एंड which helps in release gastric juices। यानी आपका जो गैस्ट्रिक जूसेस जो चीज़ें उससे बना होता है, हमने आपसे बार बार पूछा क्या क्या चीज़ आपकी गैस्ट्रिक जूसेस में रहता है, तो आप बोलोगे HCl है, पेप्सिन है, न्यूक्लियस लेयर है। अब आप बोल सकते हो कि इसमें क्या होता है? गैस्ट्रिन पाया जाता है, सोमेटोस्टैटिन पाया जाता है, हिस्टामिन पाया जाता है। ये सब कुछ मिलके क्या बनाता है? आपका क्या बनाता है? गैस्ट्रिक जूसेस बनाता है। तो ये चीज़ समझ में आया। ये कौन बनाता है? इंटेरो एंडोक्राइन सेल, जो कि इनर डीपर सेल में पाया जाता है। अब ये चीज़ें जो हमने बताया गैस्ट्रिक सोमेटो, ये एक ही सेल बना के रख देगा क्या? नहीं, इसके अंदर भी बहुत सारा सब डिविजनल है। हालांकि बहुत छोटे और सब डिविजनल में हम यहाँ पर वर्क किए हैं। देखो जैसे इंटेरो एंडोक्राइन सेल भी आपका 2-3 डिवीजन में रहता है। एक होता है आपका जी सेल, एक होता है डी सेल और एक होता है इंटेरोक्रोमैटिन। इंटेरोक्रोमैटिन। अब देखो जी सेल क्या होता है? जी सेल प्रोड्यूस करता है HCl एंड पेप्सिनोजेन। जी सेल क्या सेक्रेट करता है? HCl एंड पेप्सिनोजेन। आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि मैम फिर पेप्सिनोजेन यहाँ पर क्या करता है? ये डायरेक्टली पेप्सिन क्यों नहीं प्रोड्यूस करता है? वो इसलिए क्योंकि कभी हम कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया, तो हमेशा एक सीमित मात्रा में आपका गैस्ट्रिक जूसेस मतलब रहता है, जो जितना आपको जब ज़रूरत हो उतना वो रिलीज करता है। अब एक ही बार में सारा का सारा पेप्सिन निकाल के रख दे तो चलेगा नहीं। आज हम नॉर्मल खाकर हो गया, हम पार्टी फंक्शन में गए और बहुत कुछ खा लिए, तो उस चीज़ों को मेनटेन कौन करेगा? तो उस मुताबिक जो हमारे सेल्स है वो अपने अंदर चीज़ों को क्या करते हैं? कैप्चर करते हैं कि जब उसकी ज़्यादा ज़रूरत हो तो वो क्या करे? वहाँ से वो प्रोड्यूस हो। तो ये चीज़ समझ में आए। तो एक जी सेल होता है, किस में होता है? इंटेरो
एंडोक्राइन सेल, इंटेरो एंडोक्राइन सेल सेक्रीट करता है, क्या सेक्रीट करता है? जी सेल। जी सेल क्या प्रोड्यूस करता है? तो HCl प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? HCl प्रोड्यूस करता है। एंड सेकेंड इज पैप्सिनोजेन, जब जरूरत पड़े तो वो पैप्सिनोजेन को कन्वर्ट करेगा किसमें? पैप्सिन में। किसमें कन्वर्ट करेगा? पैप्सिन में। अब दूसरा क्या है आपका? डी सेल। डी सेल क्या करता है? गैस्ट्रिक एसिड्स यानी गैस्ट्रो एसिड्स को वो क्या करता है? बना के रखता है। ये जरूरी है गैस्ट्रिक एसिड, ताकि आपका जो जितना भी आप बोलस है उसको इजीली वो क्या करें? डिजॉल्व कर दें। सिर्फ वहाँ पर HCl नहीं होता है, गैस्ट्रिक कुछ अदर एसिड्स भी आपके स्टमक में रहती है। अच्छा, ये बात तो हमको नहीं बतानी पड़ेगी कि आपके स्टमक में इतना एसिड है, लेकिन आपके स्टमक वॉल को खराब नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वहाँ पर प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है? म्यूकस। क्या प्रेजेंट होता है? म्यूकस। आपके इंटरनल वॉल में यहाँ पर म्यूकस प्रेजेंट रहता है, और म्यूकस के बाद इतना लेयर के बाद आपका वो गैस्ट्रिक जूसेस प्रेजेंट होता है। हम आपसे ये क्वेश्चन किए थे, आपको शायद आप मेरी बात को डिटेल्स में या डीपली नहीं लिए थे। हमने ये कहा था कि कोई भी चीज़ है वो आपके स्टमक को आप कुछ भी डालो वो उसको डाइजेस्ट कर जाता है। जब हम बहुत ज़्यादा भूखे प्यासे हो तो हमारा इंटेस्टाइनल हमारे वॉल को क्यों नहीं डिस्ट्रैक्ट, यानी जैसे HCl है, इतना हार्ड गैसेज है, इतना हार्ड जूसेस है, वो हमारे इंटेस्टाइनल वॉल को क्यों नहीं खराब करता है? इसलिए नहीं खराब करता क्योंकि वहाँ पर प्रेजेंट होने में म्यूकस लेगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब चलो आगे बढ़ो। यहाँ पर ये प्रेजेंट हुआ जी सेल, फिर हो गया क्या? डी सेल। डी सेल हो गया आपका गैस्ट्रिक एसिड बनाता है, और उसके बाद इंटेरोक्रोमेटिन जो होता है वो रिलीज करता है हिस्टामिन और हेल्प इन रिलीज इन HCl। क्योंकि HCl एक वाइड क्वांटिटी में चाहिए होता है, इसलिए बहुत सारे जो गैस्ट्रिक सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? आपके अलग अलग चीज़ों को रिलीज करते हैं, और स्पेसिफाइड वो HCl को भी रिलीज करते हैं, क्योंकि HCl आपके स्टमक में ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि एक बार फिर बता दें। देखो, जैसे कि इंटेरो एंडोक्राइन सेल्स है, उसमें 2-3 है। देखो और भी होगा, अगर आप और भी डिटेल्स में जाओगे किसी बड़े बड़े बुक्स में, राइटर्स के बुक में, या MBBS जो कोर्स करते हैं उनका जो सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर की पढ़ाई करोगे तब उसमें पता चलेगा चीज़ें और भी है, लेकिन इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इंटेरो एंडोक्राइन सेल्स में क्या होता है? पाए जाते हैं आपके जी सेल्स, डी सेल्स और इंटेरोक्रोमेटिन। अब जी सेल का काम क्या होता है? हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ HCl एंड पैप्सिनोजेन, whereas HCl help to make the acidic environment, acidic juices बनाता है, whereas पैप्सिनोजेन it helps to create in conversion of the पैप्सिनोजेन into पैप्सिन when it is required। जब भी जैसे जिस मात्रा में रिक्वायर्ड होगा उस मात्रा में पैप्सिनोजेन क्या बनाएगा? आपका पैप्सिन बनाएगा। अब उसके बाद आता है डी सेल। डी सेल और भी गैस्ट्रिक एसिड्स को वो बना देता है। अब उसके बाद आता है इंटेरोक्रोमेटिन, जो कि रिलीज करता है हिस्टामिन। आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि मैं फिर हिस्टामिन का क्या फंक्शन है? हिस्टामिन भी आपका हेल्प करता है गैस्ट्रिक जितनी भी चीज़ें हैं, एंजाइम्स है, उसको और भी ज़्यादा प्रोवोक करने का, और उसको और भी ज़्यादा अच्छे से बढ़ोतरी करके और भी ज़्यादा ऑब्जर्व करने का ये काम करता है आपका हिस्टामिन। हालांकि इसका फंक्शन और भी है, लेकिन इतना पढ़ लोगे तो बहुत है। अनुराग, हेल्प इन रिलीज ऑफ HCl, ये क्या करता है? HCl को रिलीज करने में हेल्प करता है। अभी भी चीज़ें खत्म नहीं हुई हैं, थोड़ा सा और है, थोड़ा टाइम और है। अब देखो क्या है फेजेस ऑफ द गैस्ट्रिक जूसेस। ये जो गैस्ट्रिक जूसेस जो हमने इतनी चीज़ें पढ़ी है, इसका क्या फेजेस है, मतलब स्टेजेस क्या है? क्या एक ही बार में ये बन के तैयार रहता है? आओ, कभी मन करे चिकन डालो, कभी मन करे चाउमीन डालो, कभी मन करे ऑयल छोला भटूरा डालो, तो आपका गैस्ट्रिक जूसेस उस मुताबिक पड़ा रहता है क्या? नहीं। क्या होता है? आपको इतनी बातें तो समझ में आ गई कि ये जितनी चीज़ें चल रही है वो कहाँ से चल रही है? यहाँ से चल रही है। इसलिए इसको बचा करो, इसमें फालतू बातें नहीं डालो, क्योंकि ऑलरेडी इसमें इतना ओवरलोडेड वर्क है कि ये आपके पूरे सिस्टम को आप समझ लो ना। हालांकि ये लोग झलक पड़ रहा है, ये सिर्फ झलक है। सोचो ये इतना काम करता है, ये छोटा सा टुकड़ी जिसके अंदर दिमाग पड़ा, ये इतना सा काम करता है। अब देखो ये क्या करता है, आगे समझना। अब आ जाते हैं फेजेस ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस। कब क्या कैसे चाहिए उसका निर्धारित कौन करेगा? आपका ब्रेन करेगा, यानी उस मात्रा में उसका आपका गैस्ट्रिक जूसेस क्या होगा? बनाएगा। ठीक है, अब जब गैस्ट्रिक जूसेस बनाता है तो सब कुछ आपके स्टमक में वैसे ही नहीं रहता। जैसे आज हम रोटी सब्जी खा रहे, कल हम चिकन मटन खाए जा रहे, फिर भी हमारा आराम से हम क्या है
आराम से नॉर्मल आओ। क्या गैस्ट्रिक जूस खाने सॉरी चिकन मटन ओवरलोड में खाने में क्या सबको पेट दर्द होने लगता है क्या? आप बोलोगे कि मैम आप बोलते लिमिट में खाइए, लेकिन हम तो 4 किलो खा लिए थे, हम लोग कुछ नहीं हुआ। ऐसा भी तो हो सकता है। तो उस समय ये है कि आपका जो ये जो केसेस है बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, ठीक है। लेकिन आपका जो स्टमक है, जैसे आप अनवांटेडली आप चीज़ों को ज़्यादा खा लिए हो, तो आपका किस तरीके से गैस्ट्रिक जूसेस बन रहा है, किस मात्रा में बन रहा है, उसको निर्धारित कौन करता है? आपका फेजेस ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस, ठीक है। अब फेजेस ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस जनरली 3 फेज से गुजरता है। पहला फेज है आपका सिफिलिक फेज। पहला फेज क्या है? सिफिलिक फेज। आपको ये वर्ड सिफिलिक फेज कुछ याद आ रहा है? सिफिलिक वर्ड कम्स फ्रॉम सिफिल, सिफिलिक वर्ड्स कम फ्रॉम सिफिलिक। कहाँ से क्या है? व्हाट इज सिफिलिक? व्हाट इज सिफिलिक? What is syphilic? This head is not syphilic. Syphilic word is comes from syphil. ये this is your syphilic reason. ये क्या है? syphilic. अब हम इसका बात क्यों किए syphilic reason? अब देखो जैसे कि एक एग्जाम्पल है, हम आपको बोले कि अभी हम लोग इस क्लास के बाद हम आपको एक पार्टी देंगे, ठीक है। तो आप बोलोगे मैम पार्टी में फिर क्या खिलाइएगा? तो हम बोलेंगे कि पार्टी में हम आपको मस्त चाउमीन और मंचूरियन, माय फेवरेट, मैं आपको खिलाऊंगी, ठीक है। आपके दिमाग में क्या आया? भूख लग रहा है? रियली सच्ची भूख लगने लगा? अभी तक नहीं लग रहा था, अभी तक चाहे वो डर हो या कंसंट्रेशन हो, यहाँ पर थोड़ा बहुत अटका हुआ था। लेकिन जैसे ही हमने बता दिया कि अब आपको हम पार्टी देंगे, उस पार्टी में हम आपको चाउमीन खिलाएंगे, पनीर चिल्ली खिलाएंगे और साथ में अच्छे अच्छे ड्रिंक्स होंगे, आपको डाइजेस्ट करने के लिए जीरा वाटर दे देंगे या कोल्ड ड्रिंक दे देंगे, ठीक है। और हम करेंगे ऐसा, और ऐसा ही बोलने पे देखो क्या क्या चीज़ें हो रही है। अभी आपके चेहरे पे मुस्कान है ना, ये चेहरा एक अलग ही दुनिया में ये अब घूम रहा है। बहुत लोग तो अच्छा, बहुत लोग तो पेट में गुड़गुड़ भी होने लग गया होगा, भूख भी लग रही होगी, और फिर एक प्लीजेंट तो हो ही रहा होगा। और क्या हो रहा है? और क्या हो रहा है? आप सोच रहे हो अच्छा चाउमीन कैसा होगा? अरे मैं चाउमीन की वजह से छोला भटूरा नहीं कर सकती थी। अच्छा ठीक है, चाउमीन भी तो नहीं है, कंजूस है, चलो वो भी दे रही तो बहुत है। चाउमीन कैसा होगा? अच्छा स्पाइसी होगा लाइक दिस, हाँ हम उसको खाएंगे। पनीर चिल्ली कैसा होगा? अच्छा पनीर चिल्ली होगा, कंजूस है तो 2 पीस तो देगी, हाँ लेकिन देगी तो बहुत अच्छा होगा, स्पाइसी होगा। तो आप अपने दिमाग में बना रहे हो कि नहीं? भूख लग रहा है, पेट में कुछ हरकतें हो रही होती है, ये नॉर्मली है। तो ये चीज़ें क्या होती हैं? क्योंकि ये चीज़ें सर्कुलेट कहाँ से हो रही है? ब्रेन से हो रही है। अब इतना ही नहीं, आप समझो कि वाकई में हम वो चीज़ें ले आए और उसके साथ एडिशनल हम एक स्वीट्स ले आए। आज भी बहुत खुश हैं हम आपको। अरे ला रहे, सुन लो, ला रहे हम सच्ची खिला रहे हैं। अच्छा ये सुनो कि अच्छा आज अब इमेजिन कर लो कि हम ले ही आए, ये क्या है? इमेजिन करो। तो सिफिलिक फेज में क्या होता है कि जब वो चीज़ें आप सुने उसके बारे में, आपके पेट में कुछ हरकत हुई, आपके फेस पे कुछ हरकत हुई, आपके दिमाग में एक इमेजिनेशन बन रहा है कि अच्छा वो आ रहा है, वो आएगा, अच्छा सुगंध भी आ रहा है, आप सुगंध ले रहे हो, मानो सामने ले आप स्मेल कर रहे हो, लंबी लंबी सांसें पूरा उसका इनहेल कर रहे हो। हम करते हैं जब हमें खाने को मिलता नहीं है तो वो चाउमीन वाला बनाता नहीं रहता है, ऐसे करके जानबूझ कर उसके बगल से ऐसे गुजरते क्योंकि खाने को मिलने वाला है तो ऐसे करके लंबा सा सांस लेते हैं और वो पूरा अंदर ले लेते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। अब देखो होता क्या है, सिफिलिक फेज में होता क्या है, आप उस चीज़ों को अपने अंदर में बनाएं, चीज़ें आने से पहले कुछ हरकत हुई, अगर हम आपके सामने ले आए तो आप और भी ले लिए अपने अंदर, आप और भी ख्याली पुलाव बनाने लगे, टेस्टी होगा, थोड़ा स्पाइसी होगा, और फिर आप उसको मुंह में डालोगे और उसके बोलोगे आहा अच्छा था। तो ये सारी जो चीज़ें हरकत होगी, या आप स्मेल ले रहे हो, तो ये सारी चीज़ें जो एक प्लीजेंट सा डिलाइट स्मेल होगा, वो क्या होगा
आपके कहाँ जाएगा, सीफेरिक फेज में जाएगा। अरे वाह ये तो टेस्टी दिख रहा है। उस तरीके से आपका ये जो गैस्ट्रिक जूसेस है वो उस तरीके से सिक्रीट होने लगेगा। आपको पहले भूख नहीं थी, बाय द वे अभी 5 मिनट पहले आपको किसी तरह का कोई भूख नहीं था। जैसे ही हमने बताया कि हमने चाउमीन लाओ, ये लाओ, वो लाओ, आपके पेट में कुछ हो रहा होगा, आपका दिमाग थोड़ा अब इधर भी घूम रहा होगा। तो ये जितनी स्टेजेस ये होती हैं और ये स्टेजेस किस में आती हैं आपके सेवन। और ये चीज़ें होनी भी चाहिए क्योंकि आपका हेल्प करता है, पहले ही मुंह में डालने से पहले आपको हेल्प करता है कि ये गैस्ट्रिक जूसेस अगर कुछ कम बना है या ज़्यादा बना है उसको वो नियंत्रण करता है। अगर कम है जैसे पेप्सिनोजेन है, आप चिकन मटन का हांडी भी लेकर डालेंगे तो उस मात्रा में पेप्सिनोजेन क्या करेगा, जल्दी जल्दी कन्वर्ट करेगा किसमें, पेप्सिन। तो ये सारी जो कुछ हार्मोन्स है वो हार्मोन्स ये पूरा कहाँ पर आएगा, यहाँ आएगा और यहाँ सर्कुलेट करेगा कि कौन कौन सा हार्मोन्स हमको जल्दी जल्दी जनरेट करना है, कौन कौन सा गैस्ट्रिक जूसेस जनरेट करना है। तो वो आपका जो जितनी भी चीज़ें ये सारी चीज़ें हमने बताई वो किस स्टेज में आएगी, आपकी सेफेलिक फेज में आएगी। किस स्टेज में आएगी, सेफेलिक फेज के बाद होता है गैस्ट्रिक फेज। ये बहुत ही सरल भाषा में समझो क्योंकि बहुत डेप्थ है गैस्ट्रिक फेज। बस सरल भाषा में समझो कि उसको किस तरीके से एब्जॉर्प्शन की प्रतिक्रिया मिलाएंगे वो हो जाएगा गैस्ट्रिक जूसेस। कौन कौन से जूसेस मिलेंगे, एब्जॉर्ब होगा तो वो हो जाएगा गैस्ट्रिक। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, इंटेस्टाइनल फेज। इंटेस्टाइनल फेज है इट हेल्प्स इन न्यूट्रलाइजिंग द काइम, इट हेल्प्स इन न्यूट्रलाइजिंग द काइम। एकदम सिंपल में एक वर्ड में बताया है, इट हेल्प्स इन न्यूट्रलाइजिंग द काइम। क्यों न्यूट्रलाइजिंग ज़रूरी है, क्या आप जो स्टूल्स होता है, हम आपको बोले आपका जो स्टमक है, स्टमक में क्या होते हैं, एसियल होते हैं या बहुत गैस्ट्रिक एसिड्स पाए जाते हैं जो आपके बोलस को क्या करता है, तुरंत में डिजॉल्व कर देता है। तो वही सारी चीज़ें तो मिलके स्टूल में कन्वर्ट होती है ना, जो चीज़ें एब्जॉर्ब है। तो क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि आपका जो स्टूल है वो कुछ एसिडिक टाइप का हो, कभी आपने महसूस किया? आपको वो न्यूट्रल लगेगा, एसिडिक नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको न्यूट्रल प्रतिक्रिया में बनाया जाता है, उसको न्यूट्रल किया जाता है। तो वो किस में न्यूट्रल होता है, किस में न्यूट्रल होता है, इंटेस्टाइनल फेज में। आपका वो गैस्ट्रिक यहीं तक गैस्ट्रिक रह जाए, अंदर में गैस्ट्रिक, अंदर में एसियल का प्रभाव और भी अंदर डेप्थ में यानी कि आगे तक ना जाए। जहाँ तक न्यूट्रलाइजिंग हो उसको वो क्या कर देता है, आपके स्टूल को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइजिंग हो जाता है। तब जाके जिसको जिसको जो जो ऑब्जर्व करना ऑब्जर्व कर ले, जो ऑब्जर्व नहीं होगा वो आके निकल जाएगा। अब आपको डेप्थ समझ में आ रहा है कि हम लोग कहाँ पर क्या पढ़ेंगे, कितना इंटरनली कितना कुछ होता है। ठीक है, तो इट हेल्प्स इन, ये समझ रहा है इंटेस्टाइनल फेज में क्या होता है, इट हेल्प्स इन न्यूट्रलाइजिंग द अब उसके बाद एक और चीज़ पाया जाता है, अगर यहाँ खोलो, ठीक है, कोलेसाइटोकिन होता है, इट हेल्प्स इन डाइजेस्टिव द प्रोटीन एंड हेल्प्स द बाइल टू कम फ्रॉम द बाइल डक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो तो ये क्या करता है, इसको हम लोग नॉर्मली CCK भी कहते हैं। इसका वर्क क्या होता है कि जो भी डाइजेस्टिव जो भी प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करना हो, इसका काम होता है वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। यानी इसमें यहाँ पर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन की प्रतिक्रिया ज़्यादा होती है और इसकी क्या होती है, डाइजेशन की प्रतिक्रिया। तो और साथ में अगर और भी बाइल जूसेस आपको चाहिए होगा, आपकी बॉडी में चाहिए होगा, तो ये क्या करती है, तुरंत में हेपेटिक यानी कि आपके लीवर को बोलती है और या बाइल जूसेस बनाओ, बॉडी स्टोन को बोलती है जल्दी जल्दी आप बाइल जो जूसेस है आप उसको हमारे रीजन में आप डालो। ये इतना है। अब इसी के बाद यहाँ पर जो छूट रहा है ये कि ये पैंक्रियाज है, यहाँ पर क्या है, स्प्लीन है, तो ये चीज़ें छूट रही है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और नेक्स्ट क्या कवर करेंगे, यानी कि इतनी चीज़ें मुझे कल पढ़ा दोगे, कल समझा मुझे सुना दोगे, तो हम नेक्स्ट डे आपको इसका आर्टरीज और वेन्स पढ़ाएंगे। ये किससे जुड़ा हुआ होता है, जुड़ा हुआ जैसे ये स्टमक है, हमने ऐसे करके स्टमक में एक चीरा लगाया, स्टमक आपको दिखा है। अब मान लो ऐसे करके बॉडी पलट गया है ना, ऐसे आप पलट दिए तो स्टमक बाहर आ जाएगा क्या, निकल जाएगा क्या, नहीं, वो जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है, तो जो नेक्स्ट क्लास होगा हम लोग इस पे काम करेंगे। ठीक है, तो